हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं से स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लास पे। तो दोस्तों क्लास 10 का जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान भारतीय भवन का उसका थर्ड चैप्टर परिवहन है। ठीक है, अध्याय नंबर 3 क्या है? परिवहन। तो उसका लघु उत्तरीय प्रश्न 10 है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक है। तो इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हम 1 से लेकर 10 तक सोल्व करने वाले। ठीक है, आप बुक में भी देख लीजिए, 10 तक क्वेश्चन है हम यहाँ पे स्क्रीन पे ला दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा डिजिटली आपको 1 से लेकर 10 तक पूरा आपको बता देते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे भाषा में जिसको आपको याद करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझते जाना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी अति लघु लघु उत्तरीय किसी भी चैप्टर का चाहिए कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 परिवहन लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो देखिए चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखे। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा लंबा है। हाँ, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखे। ठीक है, तो देखिए जीवों में पदार्थों की परिवहन की परिभाषा क्या हो सकता है? ठीक है, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, ठीक है, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। जी हाँ, जीवों में पदार्थों का परिवहन या फिर इंसान कुछ जिसमें भी जीव में बात करते हैं सजीव में। ठीक है, तो सजीव में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो क्या कहलाता है? परिवहन होता है, यानी कि जो उपयोगी पदार्थ है उनको मूल स्रोत से, ठीक है, यानी उनके जगह से जहाँ से उपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, वहाँ से उठाकर उनके शरीर की हर कोशिका में पहुँचाना। ठीक है, क्योंकि भाई उपयोगी है तो शरीर की हर कोशिका को ज़रूरत है। ठीक है, और जो अनुपयोगी है जो ऑलरेडी शरीर में है तो उनको वहाँ से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुँचाना। ठीक है, यही होता है परिवहन। ठीक है, अब आइए, यानी कि हम लोग खाते हैं और खाकर जो शौच कर देते पूरी क्रिया को परिवहन करते, सिंपल भाषा में समझ जाइए। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ठीक है, पौधों में जो जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार होता है? ठीक है, तो देखिए पौधों में जो जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण होता है वो जल से लेकर पत्तियों तक होता है। ठीक है, यानी जो पौधा होगा तो वो जल कहाँ से लेता है? वो जड़ से ही ना लेता है, तो जड़ से लेता है और कहाँ तक पहुँचा देता है? चारों तरफ, यानी पूरा पत्ती तक पहुँचा देता है। ठीक है, हर एक टहनी के हर एक पत्ती तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? ठीक है, मूल रोम की कोशिकाओं होती है उसमें क्या होता है, जल कैसे पहुंचाया जाता है वो पूछ रहा है। तो देखिए मूल रोम में कोशिका है तो कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से, ठीक है, कोशिका में जो होता है वो कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल, ठीक है, जो दाब होता है प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसर्जन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, जल किसके द्वारा? विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कैसे पहुँचता है ये आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि मूल रोम की कोशिका जल विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिका में जल प्रवेश कर पाता है। फिर ये पूरा डिफाइन कर दीजिए लघु उत्तरीय। ठीक है, तो ये याद भी रखिएगा, विसर्जन द्वारा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है उनमें पौधे के लिए क्या महत्व है? तो देखिए पौधे के मूल से, ठीक है, यानी पौधे के जो मूल होता है, ठीक है, पौधों के मूल से चोटी तक, ठीक है, मूल यानी कि जड़ को ही मूल कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के मूल से यानी जड़ से चोटी तक लगातार जल की, ठीक है, लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, ये होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, पौधों के लिए क्या क्या महत्व है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक दिशीय क्या होता है? जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है तो उसे एक दिशीय कहते हैं। ठीक है, यानी जाइलम में जो जल और खनिज लवण का संचालन होता है ना वो सिर्फ ऊपर की ओर होता है। ठीक है, यानी जो भी देखिए जल जो है वो जड़ से लेगा तो सिर्फ ऊपर ही ना भेजेगा, फिर जल में जो जड़ है जड़ में थोड़ी ना फेंकेगा जल। ठीक है, इसलिए ऊपर की तरफ होता है। वहीं जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन वो ऊपर नीचे दोनों होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ है तो जड़ को भी जरूरत है और पत्ता को भी। ठीक है, तो दोनों होता है तो ऊपर नीचे दोनों होता है। ठीक है, लेकिन जो जाइलम में जल एवं खनिज का संचालन होता है वो सिर्फ ऊपर की ओर होता है। तो ये हो गया एक दिशीय और द्विदिशीय। नेक्स्ट आइए, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल वो ऑक्सीजन वाहक है, वो कैसे? तो देखिए
लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णन होता है जिसे हम लोग 9 में भी पढ़े, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। और हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है, ठीक है। याद रखिए, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। तो यही गुण है, तो भाई सब इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे आइए। 7वां नंबर क्वेश्चन लगता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। चलिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से निम्न प्रकार किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल WBC और RBC ये दोनों में प्रकार किस प्रकार भिन्न है, अलग है, वो बताना है। तो देखिए हम 4 बता दिए, ठीक है, आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि लघु त्रि है, दीर्घ रहता तो कम से कम 5-4 लिखना होता है। तो आइए पहला लिखिएगा कि लाल रक्त कोशिकाएं इनकी संख्या अधिक होती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं इनकी संख्या लाल रक्त से कम होती है, ठीक है, कम होती है। इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, एक तरफ लिख लीजिएगा लाल रक्त कोशिका और एक तरफ लिख लीजिएगा श्वेत रक्त कोशिका। लिख लीजिएगा लाल रक्त कोशिका की संख्या अधिक होती है, इसकी संख्या कम होती है लाल रक्त कोशिकाओं के मुकाबले, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। उसके बाद आइए, लाल रक्त कोशिकाएं ये अस्थि मज्जा में बनती है और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हुए ये हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाती है, ठीक है। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाएं ये ऑक्सीजन का परिवहन कराती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं ये प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी बनाती है जो आक्रमणकारियों से लड़ती है, ठीक है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल वो सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन कराती है, लेकिन जो श्वेत रक्त कोशिका है जितने भी हमारे शरीर में बीमारी होती है, मान लीजिए चोट वगैरह आता है तो वो सब ठीक कैसे होता है, तो वो सब होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं की मदद से। आइए नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाएं इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और श्वेत रक्त की कोशिकाएं में श्वेत रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। हो गया। आइए 8वां नंबर, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो देखिए यह विषाणु या थ्राम्बोसाइट, ठीक है, ये विषाणु या थ्राम्बोसाइट्स कहलाते हैं और ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आइए, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। ओके भाई साहब, देखिए तो अब बोल रहे हैं कि पैराग्राफ लिख लीजिए, एक तरफ धमनी लिख लीजिए और एक तरफ शिरा लिख लीजिए, बीच में लाइन पढ़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन वैसे थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखिए धमनी शिरा में अंतर क्या लिखिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल। उसके बाद लिखिएगा धमनी में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, ठीक है, लेकिन शिरा में रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है, ठीक है। ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में और विभिन्न भागों से ये हृदय में, ठीक उल्टा सीधा ये, ठीक है। उसके बाद धमनी की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है और शिरा की दीवार क्या होती है, धमनी की अपेक्षा थोड़ी पतली होती है। वही धमनी जो कपाटहीन होती है और शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं। ये हो गया। अब भैया एक और, हाँ 5 है, ठीक है, तो एक और लिख लीजिएगा कि फुफ्फुस अशुद्ध रक्त बहाती है, ठीक है। धमनी में फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त बहाती है, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है, और जबकि फुफ्फुस शिराओं में, ठीक है, यानी शिराओं में जो फुफ्फुस शिरा होता है वो शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का संचार करती है जो रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है, ठीक है। ये क्यों है डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों अलग है। जो दोस्तों धमनी है उसका काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, ठीक है, लेकिन एक उसमें फुफ्फुस धमनी होता है जो उसके उल्टा करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। वहीं पे जो शिरा है उसका काम है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन उसमें भी एक उल्टा है फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो समझ लीजिए ये दोनों। ओके, आइए नेक्स्ट आइए, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, तो देखिए परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है, ठीक है, और यह चक्र फिर पुनः होता है तो ये द्विगुण परिवहन हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था पूरा 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करता है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए भाई, जल्दी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वहाँ पे लाल एक बटन दिख रहा होगा उसको जरूर से जरूर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, और बता सकते कमेंट में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।